हेलो बच्चों, अभी स्क्रीन पर आपके सामने एक स्टेंजा दे रखा है। ये स्टेंजा आपकी पोइम कीपिंग क्वाइट, जो कि पेब्लो नेरुडा के द्वारा लिखी गई है, की 4-5 लाइनें दी हुई है। हम इसकी व्याख्या को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि इस प्रकार की 4 या 5 लाइनें आपको एग्जाम पेपर में मिलेंगी और क्वेश्चन यही होगा कि राइट द एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ इन लाइनों की व्याख्या आपको करनी होगी, यानी लिखना होगा। अब बात करते हैं रेफरेंस की। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस का मतलब है संदर्भ, यानी किस कविता से ये लाइनें ली गई है और कौन इसका कवि है। बात है कॉन्टेक्स्ट की, तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग। ये जो लाइनें ली गई है, इस पोइम के अंदर क्या प्रसंग चल रहा था इन लाइन से पहले, या ये लाइन आ रही है तो इसके आसपास कौन सा प्रसंग था। और बाद में लिखेंगे हम एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या। यहाँ पे इन्हीं लाइनों की व्याख्या हमें लिखनी होगी। तो हम शुरू करते हैं रेफरेंस से। देखिए, जैसे कि इन लाइनों में दे रखा है, पहले हमें इसको समझने की कोशिश करेंगे। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद धरती, परहैप्स का मतलब होता है शायद, द अर्थ यानी धरती, कैन टीच अस, हमें सिखा सकती है, एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब प्रत्येक चीज मृत प्रतीत होती है, एंड और लेटर, और बाद में प्रूव्स टू बी अलाइव, वही चीजें बिल्कुल जिंदा सिद्ध हो जाती हैं। अलाइव माने जीवित। नाउ, अब आई विल काउंट अप, मैं काउंट करूंगा 12 तक, एंड और यू कीप क्वाइट, आप शांत रहना, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। ये बात पेब्लो नेरुडा ने अपनी पोइम में लिखी है। जैसा कि इससे पहले भी अपन ने एक्सप्लेनेशंस में देखा है कि कवि हमें शुरुआत में यही कह रहा है कि मैं 12 तक गिनूंगा और आप सभी चुप रहेंगे, शांत रहेंगे। ऐसा वो क्यों कह रहा है? वो इसीलिए कह रहा है कि इस धरती पे जितनी भी इविल एक्टिविटीज हो रही हैं, जितने भी बुरे कार्य हो रहे हैं, फाइटिंग हो रही है, वॉर हो रहे हैं, ये सारे के सारे एक बार के लिए बंद हो जाएंगे अगर हम मुंह से बोलना बंद कर देंगे या अपनी आर्म से कोई भी एक्टिविटी करना बंद कर देंगे। ठीक है, अब अपन रेफरेंस में आपको बताया गया है कि इस पोइम की जितनी भी जो लाइन्स हैं, अगर अपने को पेपर में मिलते हैं तो हमें यही लिखना होगा कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम कीपिंग क्वाइट, कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरुडा, यानी पोइम का नाम होगा और साथ में उस कवि का नाम होगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जैसा कि ये जो लाइन्स आपके सामने दे रखी हैं, ये कंक्लूडिंग लाइन्स हैं। कंक्लूडिंग का मतलब होता है जो अंतिम, यानी पोइम की लास्ट लाइन से, पोइम का अंतिम स्टेंजा है ये, इसलिए हमें यहाँ पे कंक्लूडिंग का प्रयोग हमने किया है। लिख सकते हैं अपन ऐसा भी है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम कीपिंग क्वाइट, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा बेटर रहता है। ओपनिंग और कंक्लूडिंग लाइंस को हमें अच्छी तरीके से पहचान लेना चाहिए और जहां तक हो सके हमें ओपनिंग या कंक्लूडिंग वर्ड्स का यूज हमें करना चाहिए। तो यहाँ देखिए, दीज लाइन्स, ये लाइनें आर हैं। कंक्लूडिंग का मतलब होता है अंतिम, या जिनमें बिल्कुल निष्कर्ष निकाला है कवि ने, कंक्लूजन से बना ये शब्द कंक्लूडिंग। ये कंक्लूडिंग लाइन्स हैं पेब्लो नेरुडा की पोइम कीपिंग क्वाइट की। तो हम ये रेफरेंस के हमें इतनी ही बात लिखनी होगी, 1 या 1.5 लाइन में हमें अपना रेफरेंस समेटना होता है। यानी ये जो लाइनें हैं ये हमें पहचाननी है, ये किस कवि ने लिखी है और ये किस पोइम में से आई है। जैसा कि क्लास 12th के अंदर सिलेबस में सिर्फ 5 पोइम है और 5 पोइम में ये जो अपनी सेकंड वाली पोइम कीपिंग क्वाइट की अंतिम लाइनें हैं ये अपन ने पहचान ली और इसीलिए अपन ने रेफरेंस में ये बात लिख दी। अब बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की। तो कॉन्टेक्स्ट यानी प्रसंग, जैसा कि मैंने बताया था
हिंदी में भी जब अपन व्याख्या करते हैं पद्य भाग में तो हम यही लिखते हैं, पहले अपन संदर्भ लिखते हैं, उसके बाद में प्रसंग लिखते हैं और बाद में व्याख्या आती है। इसी प्रकार सेम इंग्लिश में। तो यहाँ कॉन्टेक्स्ट में जैसा कि बताया मैंने संदर्भ, तो देखिए इस पोइम में शुरू से ही कवि क्या कह रहा है, वही बात इसमें प्रसंग में आ जाएगी। द पोइट आस्क अस, कवि हमें कहता है, पूछता है, कहता है, किस बात के लिए कहता है? टू कीप क्वाइट, शांत रहने के लिए, एंड स्टिल, स्टिल का मतलब भी शांत होता है। यही बात चल रही थी। टिल यानी कब तक? द टाइम ही फिनिश्ड, उस टाइम तक जब वो पूरी कर लेता है काउंटिंग। कौन सी काउंटिंग? टू 12, 12 तक। जैसा कि कवि ने बताया शुरू में ही कि मैं 12 तक गिनूंगा और आप सभी शांत रहना, चुप रहना। आगे देखिए, ही एग्जॉर्ट्स, एग्जॉर्ट्स का मतलब होता है आग्रह करना, यानी एक तरीके से रिक्वेस्ट करता है वो हमसे, टू लर्न फ्रॉम द अर्थ, इस धरती से सीखने का। यानी जैसा कि अपन ने ये स्टैंजा पढ़ा था, इसमें हमें कवि ने बताया है कि एवरीथिंग सीम्स डेड, प्रत्येक चीज मृत लगती है इस धरती पर, लेकिन बाद में अचानक उसमें देखते हैं कुछ समय बाद में जीवन पैदा हो जाता है। ऐसा कब होता है? ऐसा आपने देखा होगा कि जैसा कि अपन बात करें कि ऑटम सीजन, पतझड़ के अंदर बिल्कुल सूखा लगता है, लेकिन जैसे ही पतझड़ खत्म हो जाती है, स्प्रिंग सीजन आ जाती है, तो वापिस प्रत्येक पेड़ है जो सूखा लगता है उसमें जो भी कलियां हैं वो फूटने लग जाती है। जमीन पर भी स्प्रिंग सीजन के अंदर छोटी छोटी घास की पत्तियां दिखने को लग जाती है। तो वही बात कभी कहना चाहता है कि सब कुछ डेड लगता है, लेकिन बाद में स्प्रिंग आते ही सब कुछ अलाइव हो जाता है। वही बात कवि इसमें बताना चाहता है कि एक्सोर्ट अस टू लर्न, वो हमसे रिक्वेस्ट करता है कि आप सीखें। किससे? फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से। विच सीम्स डेड, जो कि डेड लगती है। इन ऑटम, कब? पतझड़ की ऋतु में। बट बिकम्स फुल ऑफ लाइफ, लेकिन बाद में जीवन भर जाता है उसमें। कब? स्प्रिंग सीजन में। तो यहाँ पे ये इसका क्या हो गया? संदर्भ हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया। बाद में अपन बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो एक्सप्लेनेशन, इस लाइन में जो जो बातें बता रखी है उन्हीं की एक्सप्लेनेशन हमें करनी होगी। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बता रखा है, जैसा कि अपन ने स्टेंजा पहले पढ़ लिया, द पोइट सेज, यानी यहाँ पे पोइट, यहाँ पे पोइट है, ये सिंगुलर, एस यहाँ पे मिसप्रिंट है। द पोइट सेज, कवि कहता है कि वी कैन लर्न, हम सीख सकते हैं, ए लेसन, एक शिक्षा, एक पाठ, फ्रॉम द अर्थ, हम धरती से एक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। क्या? जस्ट एज द अर्थ अपीयर्स टू बी डेड, जिस प्रकार धरती डेड लगती है। कब? इन ऑटम, पतझड़ में, ऑटम सीजन में, ठीक है ना। बट इट इज फुल ऑफ लाइफ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डेड हो चुकी है, वो फुल ऑफ लाइफ हो जाती है कब? स्प्रिंग सीजन में। तो वैसे ही कवि हमें कहना चाहता है, वी टू, हम भी, कैन स्टॉप, रुक सकते हैं, बी क्वाइट, शांत हो सकते हैं, एंड स्टिल, स्टिल का मतलब भी स्थिर हो सकते हैं, इंट्रोस्पेक्ट, आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, एंड बी रेडी फॉर ए न्यू एंटरप्राइज, और एक नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वी कैन मेक ए न्यू, हम एक नया और बेटर बिगनिंग शुरू कर सकते हैं, हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। बिगनिंग मानी शुरुआत। कब? आफ्टर ए शॉर्ट पॉज, एक थोड़ा सा रुकने के बाद में। इन अवर एक्टिविटी, हमारे कार्य जो भी हम कर रहे हैं, अच्छे बुरे कार्य जो भी कर रहे हैं, तो उनमें हम बीच में रुककर हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो इस प्रकार कवि ने इस एक्सप्लेनेशन में यही बात बताई है कि हम पृथ्वी से एक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी पतझड़ में मृत प्रतीत होती है, किंतु वह बसंत में जीवन से भर जाती है, उसी तरह हम भी ठहर सकते हैं, शांत और स्थिर हो सकते हैं, आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, और एक नए कार्य के लिए स्वयं को तैयार कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, हम अपने क्रियाकलाप में थोड़ा विराम देने के बाद एक नई और बेहतर शुरुआत कर सकते हैं। इस प्रकार अपने इस स्टेंजा को हमने अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया। आशा है आपको यह बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद। थैंक्स।